मैडम, मुझे बस एक लाल बनारसी साड़ी दिखा दो, मेरे बेटे की शादी है। यह सुनकर मैनेजर ने उस बूढ़ी माँ का पैसों वाला रुमाल नाली में फेंक दिया। लेकिन ठीक 15 मिनट बाद जब एक काली मर्सिडीज आकर रुकी तो पूरे शोरूम में सन्नाटा छा गया। शहर के सबसे पॉश इलाके में रॉयल हेरिटेज सिल्क नाम का एक बहुत बड़ा शोरूम था। कांच के दरवाजे इतने साफ कि खुद की शक्ल दिखाई दे जाए और अंदर की ठंडक ऐसी कि मई की गर्मी का नामो निशान न रहे। वहाँ काम करने वाले लोग भी ऐसे तैयार होकर रहते थे जैसे वो खुद किसी शाही परिवार से हों। उस शोरूम की मैनेजर थी शालिनी। 35 साल की शालिनी अपने काम में माहिर थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, घमंड। उसे लगता था कि दुनिया में इज्जत सिर्फ महंगे कपड़ों और ब्रांडेड परफ्यूम से मिलती है। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। बाहर सूरज आग बरसा रहा था। तभी शोरूम का कांच का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर आई एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम था सावित्री देवी। उम्र करीब 65 साल, बदन पर एक सूती की पुरानी साड़ी, पैरों में घुसी हुई हवाई चप्पल और हाथों में झुर्रियाँ। उनके कंधे पर एक कपड़े का थैला टंगा था जो जगह जगह से सीला हुआ था। सावित्री देवी गांव से आई थी और शहर की चकाचौंध से थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वहीं की ठंडक से उन्हें थोड़ा सुकून मिला। लेकिन उनकी यह राहत ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। शालिनी जो काउंटर पर खड़ी होकर अपने आईफोन में कुछ देख रही थी, उसकी नज़र सावित्री देवी पर पड़ी। उसने अपनी नाक सिकोड़ी, जैसे उसे कोई बदबू आ गई हो। उसने पास खड़े गार्ड को इशारे से बुलाया। अरे यह कौन अंदर आ गया? गार्ड, तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहाँ सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स आने चाहिए, यह कोई धर्मशाला नहीं है। जाओ, इन्हें बाहर निकालो। गार्ड थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि सावित्री देवी की आंखों में एक अजीब सी ममता और लाचारी थी। इससे पहले कि गार्ड कुछ बोलता, सावित्री देवी खुद धीरे धीरे चलकर काउंटर के पास पहुंच गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटी मुझे माफ़ करना, मैं बस एक साड़ी देखने आई हूँ। मेरे बेटे की शादी है अगले हफ्ते। उसने कहा था कि शहर की सबसे अच्छी दुकान से अपने लिए साड़ी खरीदना। मुझे बस एक लाल रंग की बनारसी साड़ी दिखा दो। शालिनी ने जोर से हंसते हुए अपने आसपास की खड़ी सेल गर्ल्स की तरफ देखा। साड़ी? माता जी, आपको पता भी है आप कहाँ खड़ी हैं? यह रॉयल हेरिटेज है। यहाँ साड़ियाँ हज़ारों में नहीं, लाखों में बिकती है। आपके पास जो यह थैला है ना, उससे महंगी तो हमारे यहाँ साड़ियों की पैकिंग होती है। आप सामने वाले बाजार में जाइए, वहाँ पटरी पर सस्ती साड़ियाँ मिल जाएंगी। सावित्री देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने कांपते हाथों से अपने थैले की गांठ खोली और उसमें से एक मटमैला सा रुमाल निकाला। उस रुमाल में बहुत सारे नोट बंधे थे, 10 के, 20 के, 100 के और कुछ 500 के। वो नोट ऐसे लग रहे थे जैसे बरसों से जमा किए गए हों। बेटी, मैं गाँव से आई हूँ, मैंने अपनी भैंसी बेची है और कुछ पैसे जमा किए हैं। मेरे पास पूरे 25,000 रुपये हैं। क्या इतने में एक साड़ी नहीं आएगी? मुझे ज़्यादा चमक धमक नहीं चाहिए, बस शगुन के लिए लाल रंग चाहिए। शालिनी का पारा चढ़ गया। उसे लगा कि यह बूढ़ी औरत उसकी दुकान का क्लास खराब कर रही है। वहाँ 2-3 अमीर ग्राहक भी खड़े थे जो अब इस तमाशे को देख रहे थे। अपनी साख बटाने के लिए शालिनी चिल्लाई, अरे हटाओ ये गंदे नोट, इसमें से पसीने और गोबर की बदबू आ रही है। अगर मैंने ये नोट छू लिए तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। सिक्योरिटी, क्या देख रहे हो? बाहर करो इन्हें, ये हमारे शोरूम का माहौल ख़राब कर रही हैं। तभी वहाँ एक नई लड़की आई जिसका नाम सुमन था। सुमन को यहाँ काम करते हुए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था। वह एक गरीब परिवार से थी और उसे बड़ों की इज्जत करना सिखाया गया था। उसने शालिनी को रोकने की कोशिश की। मैम प्लीज़, वो बुजुर्ग हैं, अगर वो साड़ी नहीं भी खरीद सकती तो कम से कम उन्हें पानी तो पिला दें, बाहर बहुत धूप है। शालिनी ने सुमन को ऐसी नज़र से देखा जैसे उसे अभी नौकरी से निकाल देगी। सुमन, तुम मुझे सिखाओगे कि बिजनेस कैसे करते हैं? अगर हम ऐसे फटे हाल लोगों को पानी पिलाने लगे तो कल से यहाँ भिखारियों की लाइन लग जाएगी। तुम अपना काम करो वरना अपना बैग पैक कर लो। सुमन चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। शालिनी ने गुस्से में आकर सावित्री देवी के हाथ से वह रुमाल झटका। रुमाल की गांठ खुल गई और सारे नोट फर्श पर बिखर गए। कुछ सिक्के छिनछनाते हुए दूर जा गिरे। सावित्री देवी हक्की बक्की रह गई और झुककर अपने पैसे उठाने लगी। उनकी आंखों से आंसू टपक कर फर्श पर गिर रहे थे। एक माँ जो अपने बेटे की शादी के लिए अपना सपना सजाकर आई थी, उसका सपना आज इस आलीशान शोरूम के फर्श पर रौंदा जा रहा था। दोस्तों, कहानी में आगे एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपकी रूह को झकझोर देगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दुनिया की असली दौलत माँ बाप का आशीर्वाद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में माँ लिखना न भूलें। सावित्री देवी ने अपने कांपते हाथों से एक एक नोट बटोरा। गार्ड ने उन्हें पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेल दिया। बाहर चिलचिलाती धूप में खड़ी सावित्री देवी रो रही थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाई, हे भगवान, गरीबी भी क्या श्राप है? आज पैसा नहीं है तो मेरी ममता का भी मजाक उड़ गया। वह जाने ही वाली थी कि तभी शोरूम के सामने एक बहुत महंगी चमकचमाती हुई काली मर्सिडीज कार आकर रुकी। कार का नंबर प्लेट भी वीआईपी था। गार्ड तुरंत सावधान हो गया और दौड़कर गेट खोलने गया। शालिनी ने भी जल्दी से अपने बाल ठीक किए और चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान चिपका ली। उसे लगा कोई बड़ा ग्राहक आया है, शायद कोई नेता या फिल्म स्टार। कार का पिछला दरवाजा खुला और उसमें से एक नौजवान उतरा। लंबा कद, महंगा सूट, आंखों पर काला चश्मा और चेहरे पर गजब का तेज। उसका नाम था आदित्य सिंघानिया। आदित्य शहर का सबसे बड़ा टेक्सटाइल्स टाइकून था और इस रॉयल हेरिटेज सिल्क ब्रांड का असली मालिक भी। वह आज अचानक इंस्पेक्शन के लिए आया था, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं थी। आदित्य तेजी से शोरूम की सीढ़ियां चढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर कोने में खड़ी आंसुओं से भींगी सावित्री देवी पर पड़ी। वह एक पल के लिए ठिठक गया। उसने अपना काला चश्मा उतारा और अविश्वास से उस बूढ़ी औरत को देखा। वाह,
आदित्य के मुंह से बस इतना ही निकला। सावित्री देवी ने जब ये आवाज सुनी तो उन्होंने अपने आंसू पोंछे और ध्यान से देखा। आदि, तू यहाँ? शोरूम के अंदर और बाहर सन्नाटा छा गया। शालिनी जो अभी आदित्य के स्वागत के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़ी थी, उसके हाथों से गुलदस्ता छूट कर गिर गया। गार्ड का मुंह खुला का खुला रह गया। आदित्य दौड़कर शालिनी सावित्री देवी के पास गया और वहीं सबके सामने उस आलीशान शोरूम की सीढ़ियों पर अपनी माँ के पैरों में गिर गया। उसने अपनी माँ के धूल भरे पैर छुए और फिर उठकर उन्हें गले लगा लिया। आदित्य ने देखा कि उसकी माँ रो रही है और उनके हाथों में धूल सने नोट हैं। माँ, आप यहाँ बाहर क्यों खड़ी है? आप रो क्यों रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि गाड़ी में भेज दूंगा, फिर आप बस में क्यों आई? आदित्य ने चिंतित होकर पूछा। सावित्री देवी ने रुंधे गले से कहा, बेटा, मैं तो बस तेरे लिए सगुन की साड़ी लेने आई थी। मैंने सोचा तू इतना बड़ा आदमी बन गया है, तेरी दुकान से खरीदूंगी तो तुझे अच्छा लगेगा। लेकिन उन्होंने अंदर की तरफ इशारा किया। आदित्य का चेहरा जो अब तक चिंता में था, अब गुस्से में लाल हो गया। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, चलिए मेरे साथ। आदित्य सावित्री देवी को लेकर शोरूम के अंदर दाखिल हुआ। जो गार्ड अभी सावित्री देवी को धक्के मार रहा था, वो अब डर के मारे कांप रहा था। अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। शालिनी पसीने से तरबतर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। आदित्य बीच शोरूम में खड़ा हुआ, उसकी आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी। मैनेजर, कौन है यहाँ का मैनेजर? शालिनी डगमगाते कदमों से आगे आई। उसका गला सूख चुका था। सर, मैं शालिनी हूँ। आदित्य ने अपनी माँ की तरफ इशारा किया। इन्हें पहचानती हो? सानी ने नजर झुका ली। सर, वो मुझे नहीं पता था कि ये आपकी मेरी माँ है। आदित्य चिल्लाया। लेकिन अगर ये मेरी माँ ना भी होती तो क्या किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है? मैंने सीसीटीवी कैमरे अपने फोन पर कनेक्ट कर रखे हैं शालिनी। मैंने अभी देखा कि तुमने मेरी माँ के पैसे कैसे फेंके। तुम्हें घिन आ रही है ना? उनके पैसों से बदबू आ रही थी ना? शालिनी रोने लगी। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कसम खाती हूँ। आदित्य ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। गलती अनजाने में होती है शालिनी। जो तुमने किया वो अहंकार था। तुम भूल गई कि जिस कुर्सी पर तुम बैठी हो, जिस एसी की हवा तुम खा रही हो, वो सब इसी माँ के त्याग से बना है। जब मेरे पिताजी गुजर गए थे तो इसी माँ ने खेतों में काम करके भैंसों का दूध बेचकर मुझे पढ़ाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। और तुमने इनके पसीने की कमाई को गंदा कहा। पूरे स्टाफ के सिर शर्म से झुक गए थे। सुमन जो कोने में खड़ी थी, उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आदित्य ने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि ब्रांडेड कपड़े पहनने से इंसान की क्लास बनती है? नहीं, क्लास संस्कारों से बनती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। आज से अभी से तुम अपनी नौकरी से बर्खास्त की जाती हो। शालिनी घुटुआ पर बैठ गई। सर, मेरी ईएमआई है, मेरा परिवार है, प्लीज मेरी नौकरी मत लीजिए। मैं इनके पैर पकड़ने को तैयार हूँ। सावित्री देवी जो अब तक चुप थी, उनका दिल पसीज गया। माँ तो आखिर माँ होती है। उन्होंने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। बेटा रहने दे, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, किसी की रोजी रोटी मत छीन। आदित्य ने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस ली। उसने सुमन को आवाज दी, तुम उधर जो खड़ी हो इधर आओ। सुमन डरते डरते पास आई। आदित्य ने कहा, मैंने देखा था जब सब तमाशा कर देख रहे थे, तब सिर्फ तुम थी जिसने पानी पूछा और मेरी माँ की इज्जत बचाने की कोशिश की। तुम्हारा नाम क्या है? जी सुमन। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमन, आज से तुम इस शोरूम की नई मैनेजर हो। सुमन को लगा जैसे वह कुछ सपना देख रही है। सर लेकिन मैं तो अभी जूनियर हूँ, मुझे अनुभव भी नहीं है। अनुभव काम से आता है सुमन, लेकिन इंसानियत बाजार से नहीं मिलती। और इस कंपनी को अच्छे सेल्समैन की ज़्यादा अच्छे इंसानों की ज़रूरत है। फिर आदित्य शालिनी की तरफ मुड़ा। और तुम मेरी माँ कह रही है इसलिए मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा हूँ, लेकिन अब तुम मैनेजर नहीं रहोगी। आज से तुम हेल्पर का काम करोगी। तुम्हें पूरा 1 महीना इस शोरूम की सफाई करनी होगी और आने वाले हर बुजुर्ग ग्राहक को पानी पिलाना होगा। अगर ये मंजूर है तो रुको, वरना दरवाजा खुला है। शालिनी के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। उसने हाथ जोड़कर सावित्री देवी से माफी मांगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी शक्ल देखकर आपको आका, यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, कहानी के इस अंत से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने और सब्सक्राइब बटन दबाएं। उस दिन रॉयल हेरिटेज शोरूम में एक नया सीएम बना। यहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था, यहाँ इंसान की कपड़ों से नहीं उसके व्यवहार से कद्र की जाती है। आदित्य ने खुद अपनी माँ को लाल बनारसी साड़ी दिखाई। सावित्री देवी ने अपने उसी पुराने रुमाल से पैसे निकाल कर देने चाहे। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पैसे ले लिए क्योंकि वह जानता था कि यह पैसे उसकी माँ के स्वाभिमान की कमाई है। उसने वो पैसे फ्रेम करवा कर अपने ऑफिस में लगा दिए, दुनिया की सारी दौलत से ज़्यादा कीमती समझकर। सुमन ने अपनी नई जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से संभाली और शालिनी ने भी उस 1 महीने में सीखा कि सेवा और विनम्रता में कितना सुख है। इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि कभी किसी को अब उसके कपड़ों या उसकी गरीबी से मत आके। वक्त का पहिया कब घूम जाए और कब कौन राजा से रंक या रंक से राजा बन जाए, कोई नहीं जानता। और याद रखिए, बड़ों का अपमान करना साक्षात ईश्वर का अपमान करने जैसा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आदित्य ने शालिनी के साथ सही किया? अपनी राय कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।